वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.3 का वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट। सो क्वेश्चन हमें दिया गया है, फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करने को बोला गया है। तो इसके पहले भी हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किसे कहते हैं कि हमें किसी एक को सब्जेक्ट बनाना है और दूसरे इक्वेशन में रख देना है। लेकिन यहाँ पे हमें वर्ड्स प्रॉब्लम दिया गया, तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो भी कंडीशन हमें दिया गया होगा उस कंडीशन का हम यूज करेंगे। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग में हम यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते क्या है। द डिफरेंट बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स एंड अदर फाइंड देम, राइट। हमें दिया गया है द डिफरेंट बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, यानी दोनों में डिफरेंट कितना है, 26 का है। यानी अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 28 होगा, जिससे उसमें 26 का डिफरेंट है, राइट। 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। सेकेंड कंडीशन हमें दिया गया कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का 3 टाइम मोर देन है। चलो हमें यहाँ पे नहीं पता है कि स्मॉलर नंबर क्या है, लार्जर नंबर क्या है। तो पहले हम यहाँ पे टेक कर लेते हैं लेट द लार्ज नंबर इज x, राइट, और स्मॉल नंबर को हम सपोज कर लेते हैं y। अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्वेश्चन बनाए तो हमें मिल जाएगा, डिफरेंट मतलब होता है माइनस करना। तो अगर हम माइनस करते हैं, लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस करोगे तो क्या फाइंड होगा, 26, राइट। दिस इज द इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड कंडीशन में हमें क्या दिया कि 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। 3 टाइम द अदर दैट मीन्स हो गया स्मॉलर नंबर को अगर हम 3 से मल्टीपल करते हैं तब जाके वो लार्जर नंबर बनता है। तो सेकेंड इक्वेशन हमें फाइंड हो गया x इज इक्वल टू 3y। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन फाइंड हो गया, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो गया 3y, और ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, देन 2y इज इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू 13, राइट। अब इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में रख देते हैं। द पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, सो x इज इक्वल टू 3 मल्टीपल बाई 13, देन x इज इक्वल टू 39। तो x और y दोनों की वैल्यू में फाइंड हो गया। तो हम यहाँ पर जो लार्जर नंबर है वो हो गया 39 और स्मॉलर नंबर हो गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें। तो दोस्तों अगर आपने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सट्रीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 6 से ही आ जाता है ये सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे 2 एंगल जिनका एडिशन 180 होता हो, ऐसे 2 एंगल जिनका एडिशन 180 होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे 2 एंगल लेते हैं और उनको प्लस करेंगे तो 180 होगा। अब यहाँ पे हमें कोई भी एंगल हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर एंगल को x सपोज कर लेते हैं और स्मॉलर एंगल को y सपोज कर लेते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल है, दैट मीन्स इन दोनों का एडिशन। फर्स्ट एक कंडीशन के अकॉर्डिंग में अगर हम जाएं तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग में x प्लस वाई, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है तो x प्लस वाई करोगे तो 180 फाइन होगा, राइट। सेकेंड कंडीशन हमें दिया गया कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 एक्सटीड मतलब होता है ज़्यादा, एक्सटीड है, यानी दैट मीन्स उससे 18 ज़्यादा है। तो अगर हम 18 इसमें प्लस कर देंगे तो लार्जर नंबर के इक्वल बन जाएगा। तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशन फाइंड हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड हो गया, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो हमें फाइंड हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइंड हो गया y इज इक्वल टू 81, और 81 जो y की वैल्यू हमें फाइंड हुआ हम उसे इक्वेशन 2 में रख देते हैं, जिससे हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा 99। तो इस तरह से हमें फाइंड हो गया मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 99 और स्मॉलर एंगल इज 81, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 3,
द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750 फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल। यहाँ पे हमें बोला कि एक क्रिकेट कोच है जो 7 बैट्स और 6 बॉल ख़रीदते हैं 3,800 रुपीज़ में, और उसके बाद में उन्हें फिर से वो ख़रीदते हैं तो 3 बैट्स और 5 बॉल्स वो वही 1,750 में ख़रीदते हैं। तो हमें बताना है कि एक बैट का प्राइस क्या होगा और एक बॉल का प्राइस क्या होगा। तो हमें पता नहीं है, सिंपल सा है, आपको क्या करना है, जो भी फाइंड करना है उसी को तुम्हें सपोज करना है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं द लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज़ X रुपीज़ एंड 1 बॉल इज़ Y रुपीज़। फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो हमें दिया गया है 7 बैट्स एंड 6 बॉल। 7 बैट्स, अगर मैं बोलूँ कि एक बैट्स की प्राइस 5 रुपीज़ है तो 7 बैट्स की क्या होगी, तो आप क्या करोगे कि जो रुपीज़ है और नंबर ऑफ बैट्स है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो फाइन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में आपको 5 बैट खरीदने हैं और एक बैट की प्राइस है 100 रुपीज़, तो 5 बैट की कितने हो गए 500। इसी तरह से हमें यहाँ पे एक बैट का प्राइस दिया गया और हमें 7 बैट्स खरीदना है तो कितना हो जाएगा 7x। इसी तरह से 6 बॉल हमें खरीदना है तो 6y, और ये दोनों एक साथ में अगर खरीदते तो टोटल कितना रुपीज़ होता है 3,800। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग में हमें फाइन हो जाएगा 7x + 6y = 3,800। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड में बोला गया 3 बैट्स खरीदना है तो 3 बैट्स का प्राइस हो जाएगा 3x, और 5 बॉल्स खरीदना है तो 5y हो जाएगा, और टोटल प्राइस हो जाएगा 1,750। राइट, तो हमने फाइन कर लिया 3x + 5y = 1,750। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से हम x को सब्जेक्ट बना देते हैं और उसे इक्वेशन 2 में वैल्यू रख देते हैं और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जिससे हमें फाइन हो जाएगा 17y = 850। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 17y = 850, और इसमें से हम y की वैल्यू फाइंड कर ले तो y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा y = 50 रुपीज़, और हम इसे इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे हमें फाइंड हो गया x = 500। दैट मीन्स द प्राइस ऑफ 1 बैट्स इज़ 500 रुपीज़ एंड 1 बॉल इज़ 50 रुपीज़। राइट, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ए टैक्सी चार्ज इन ए सिटी consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid 155 rupees. What are the fixed charge and charge per kilometer, and how much does person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन दिए गए, तो पहले तो हमें फाइंड करना है कि फिक्स चार्ज क्या होगा और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना होगा, और अगर कोई भी पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो कितना पे करेगा। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि वो फिक्स चार्ज कितना देगा, फिक्स चार्ज कितना है, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है उसका हम रेंट फाइंड कर लेते हैं। तो हमने वही फाइंड करना, तो इसलिए हमने उसे सपोज कर लिया द फिक्स चार्ज इज़ X रुपीज़ एंड चार्ज फॉर 1 किलोमीटर इज़ Y रुपीज़। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग में अगर हम जाएँ तो 10 किलोमीटर अगर वो जाता है तो 1 किलोमीटर का Y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10Y हो जाएगा। एंड यहाँ पे फिक्स चार्ज तो उसे देना ही है, 1 किलोमीटर जाए या 2 किलोमीटर जाए या 1000 किलोमीटर जाए, उसे X रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा। राइट, तो इसी में अगर हम ऐड कर देते टोटल तो हमें फाइन हो जाएगा 105। इसी तरह से अगर 15 किलोमीटर अगर वो जाता है तो x + 15y = 155। अब हम क्या करते हैं, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। x को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें फाइन हो जाएगा 105 - 10y, और इसकी वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 5y = 50 रुपीज़ फाइन हो जाएगा, जिससे हमें y = फाइन हो जाएगा 10। राइट, और y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में हम रखेंगे तो हमें फाइन हो जाएगा x = 105 - 100, दैट मीन्स x = 5 रुपीज़।
तो इससे हमें पता चलता है कि फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपीज़ है और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो 10 रुपीज़ है। अब हमें बोला गया, ये तो हमने फाइंड कर लिया फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर 1 किलोमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का अगर हम फाइंड करने जाते हैं तो x जो है वो हमें फाइंड हो जाएगा x + 25y, और इसमें हम x और y की वैल्यू रखते हैं जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 255 रुपीज़, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, and find the fraction। तो हमें ना तो नोमिनेटर पता है ना ही डिनोमिनेटर पता है, इसलिए हम इसमें पहले सपोज कर लेते हैं नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, राइट। अब हमें फ्रैक्शन क्या होगा, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो नोमिनेटर x हो गया अपॉन y हो गया। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग में जाए तो बोला गया कि अगर हम नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो वो 9/11 बन जाता है। तो 2 ऐड हमने किया दोनों में, जिससे हमें फाइंड हो गया 9/11। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जिससे हमें फाइंड हो गया 11x + 22 = 9y + 18। अब इसमें हम y को इस साइड में ले आते हैं जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 11x - 9y = -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया कि 3 ऐड करने पर, सेकेंड कंडीशन में हमें बोला गया कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हो तो 5/6 बन जाता है वो। तो हम ऐड कर देते जिससे 5/6 फाइंड हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x + 18 = 5y = 15 +15। तो इसे हम 5y को इस साइड में ले आते हैं तो जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 6y - 5y = -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं जिससे हमें फाइंड हो गया 9y - 4/11, और इक्वेशन 2 में उसे रख देते हैं। इक्वेशन 2 में हम रखेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा y = 9, और फिर y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं जिससे हमें फाइंड हो जाएगा x = 7। और हमें फ्रैक्शन फाइंड करने को बोला गया है, दैट मीन्स फ्रैक्शन जो है वो x हमने नोमिनेटर सपोज किया और y को हमने डिनोमिनेटर सपोज किया, तो 7/9 फाइंड हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, and what are the present age। प्रेजेंट एज हमें पता नहीं है इसलिए हम प्रेजेंट एज को पहले x और y सपोज कर लेते हैं। जेकोब का सपोज कर लेते हैं x है और उसके सन का y है। अब अगर हम आफ्टर 5 years की बात करें, यानी 5 साल के बाद में, जैसे मैं बोलूँ कि अभी किसी की एज 10 years है तो आफ्टर 5 years कितना होगा, 10 + 5 = 15। तो यहाँ पे हमें पता है कि अभी उसका प्रेजेंट एज x है जेकोब का, तो x + 5 हो जाएगा और उसके सन का y + 5 हो जाएगा। बोला गया है कि y जो उसके सन का एज है उसमें अगर 3 से मल्टीपल किया जाए तब जाके जेकोब का एज फाइंड होता है। तो हम उसके सन के एज में 3 से मल्टीपल कर देते हैं जिससे हमें फाइंड हो गया x + 5 = 3 × y + 5, और इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे जिससे हमें फाइंड हो जाएगा x + y = 3y + 15, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर हमें फाइंड हो जाएगा x - 3y = 10। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ आफ्टर 5 years ago, यानी 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब हो गया माइनस करना है, तो माइनस कर दिया दोनों साइड, दोनों के एज में से लेकिन बोला है हमें कंडीशन दिया गया कि 7 times मोर देन है। अगर हम उसके सन के एज को 7 से मल्टीपल करते तब जाके हमें जेकोब का एज फाइंड होगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो x - 5 = 7y - 35, और इसे हम सॉल्व करते तो x - 7y = -30। इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में x को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो 10 + 3y और इक्वेशन 2 में रख देते हैं। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 10 + 3y - 7y = -30, और यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा y = 10, और y = 10 की जो वैल्यू हमने फाइंड किया उसे इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं।
तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, राइट। तो x की वैल्यू हमें 40 फाइंड हो गया, y की वैल्यू 10 फाइंड हो गया, जिसे हमने यहाँ पे हमने सपोज किया था प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब इज x, तो x मतलब हो गया 40 ईयर्स, और उसके सन का एज हमने सपोज किया था y इज़ 10, सो उसके सन का जो एज है वो 10 ईयर्स हो गया। थैंक यू।